फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे ईवी कार्स एंड बाइक के बारे में बात होती है और सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट उसमें जो ईवी कार्स में होता है वो है बैटरी। तो आज हम आए हैं यंती इनोवेटिव इलेक्ट्रोमोटिव के को फाउंडर के पास, जो डॉक्टर हैं बैटरीज के, तो मिस्टर रोमेश गुप्ता जी। सर, आप हमारे व्यूवर्स को थोड़ा आप बताइए कि अपने बारे में और आप क्या कर रहे हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जो ईवी का जो या मोबिलिटी का जो इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, ये डेफिनेटली दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर, बिकॉज जिस तरह के पोल्यूशंस लेवल बढ़ रहे हैं, तो बट क्योंकि हम पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों से इलेक्ट्रिक पे स्विच हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इसके अंदर में चैलेंजेस भी हैं। और बैटरी हमने देखा है कि एक चैलेंज है, जिसको कि कस्टमर्स को एजुकेट होने की भी ज़रूरत है और अच्छी इंफॉर्मेशन होने से इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो पूरा फ़ायदा उनको मिलना चाहिए वो हो सकता है। तो व्हाट आई विल ट्राई टू डू फ्रॉम दिस डिस्कशन कि जो ईवी के मिथ्स हैं उनको हम लोग डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे, और कैसे ईवी को हम अच्छी तरीके से यूज़ करें और उसकी लॉन्ग टर्म जो वैल्यू है उसको निकालें। तो जो बैटरी से रिलेटेड अगर कोई इश्यूज होंगे तो हम ज़रूर उसको डिस्कस करेंगे। बाकी अगर शॉर्ट अगर बैकग्राउंड देना हो तो शुरुआत मैंने अपनी कैरियर की टाटा मोटर्स से की थी। ऑटोमोटिव एक्सपीरियंस जो है वो वहाँ से आया है। और उसके बाद हमने और भी कैरियर में अलग अलग जगह अलग अलग असाइनमेंट्स किए, और 2018 में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर में हम आए। वो जानना चाहेंगे कि उसके पहले आपने क्या एजुकेशन, क्या कैसे कहाँ पे कर रखी है, कैसे? तो बाई प्रोफेशन आई एम मैकेनिकल इंजीनियर। सो मैंने DIT मेस्ट्रा से की थी 1999 में। और उसके बाद में फिर मैंने 7 से 8 साल ऑटोमोटिव फील्ड में रहा टाटा मोटर्स के साथ में। उसके बाद मैंने सप्लाई चेन में काम किया, और फिर मेरे 4 साल में अब्रॉड एक असाइनमेंट था, तो मैं उस पर काम कर रहा था। व्हेन आई केम बैक टू इंडिया, ईवीज़ के बारे में बातचीत हो रही थी, और क्योंकि मेरा ऑटोमोटिव एक्सपीरियंस रहा है, तो मुझे ये लगा कि आने वाले समय में इन्वायरमेंट की तरफ से और गवर्नमेंट का भी जो इनिशिएटिव्स हैं और सस्टेनेबिलिटी के जो गोल्स हैं, वहाँ पर ईवी का एक रोल होगा, इम्पॉर्टेंट रोल होगा। और उस वक्त फिर हमने डिसाइड किया कि वी विल वर्क इन दिस सेक्टर। तो शुरुआत हमने सेल से की थी। और वहाँ से इस कंपनी का आइडिया आया हमें, जब वहाँ पर हमने बैटरीज के चैलेंजेस देखे जो कस्टमर्स को फेस होते हैं व्हेन दे बाई द व्हीकल एंड यूज इट। तो बिल्कुल नया इकोसिस्टम था, इंफॉर्मेशन नहीं थी लोगों को, OEMs रेडी नहीं थे उन बैटरीज को सपोर्ट करने के लिए। तो वहाँ से फिर ये आइडिया हमारा आया 2020 में कि वी विल मेक दिस कंपनी, जो कि इंडिया की नंबर 1 कंपनी होगी इन बैटरी रिलायबिलिटी, कि हम पूरी तरीके से फोकस करेंगे कि इलेक्ट्रिफिकेशन सक्सेसफुल हो, और बैटरीज का जो इश्यूज आ रहे हैं वो चाहे तो हम EV OEMs के साथ मिलके सॉल्व करें, या और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिलके ये जो चैलेंज है उसको एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें, और उसके साथ में कस्टमर्स को उसका बेनिफिट पहुंचे। रहते हैं कि मेरे पास पहले ईटो महिंद्रा की जो आती थी E2 प्लस वो थी, और उसको मैंने इसीलिए मतलब सेल कर दिया क्योंकि उसकी बैटरी की रेंज कम हो गई थी और मुझे ज़्यादा इसमें करना था। तो मुझे कोई भी उस टाइम पे ऐसा कोई मिला नहीं कि जो उसकी बैटरी की रेंज बढ़ा दे, जो रिलायबल हो, जो उस पर वारंटी दे। तो इस करके मुझे वो सेल आउट करनी पड़ी। और अब मेरे व्यूवर्स जो पुराने हैं वो जानते हैं कि अब मेरे पास टाटा EV है, उनकी उसकी रेंज ज़्यादा है। पर उसके बाद भी बहुत सारे कस्टमर्स हैं, बहुत सारे हमारे व्यूवर्स हैं, उनको प्रॉब्लम आती है। तो उसका यहाँ पे कैसे सॉल्यूशन मिल सकता है? तो जो EV बैटरीज बनती हैं उसमें नॉर्मली अच्छे सेल्स यूज़ होते हैं, और यहाँ पर बैटरी की परफॉर्मेंस में एक जो बहुत बड़ा मिथ है जिसको मैं क्लियर करना चाहूँगा, वो कोलैबोरेटिव एफर्ट है। कि आप जब बैटरी व्हीकल यूज़ कर रहे हैं तो वो केवल एक ऑटोमोटिव डिवाइस नहीं है, वो एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो उसमें जो बैटरी के जो हाइजीन्स फॉलो किए जाते हैं, लगभग आपको सेम तरीके से उसको फॉलो करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली मार्केट में EVs को उस तरीके से नहीं सेल किया जाता, तो कई बार कस्टमर के पास पूरी अवेयरनेस नहीं होती, जैसे चार्जिंग बिहेवियर से बैटरी की लाइफ इम्पैक्ट होती है, आप उसको किस लेवल तक डिस्चार्ज कर रहे हैं, उससे एफिशिएंसी डिसाइड होती है। तो कई सारे रीजंस हैं, बट वॉट एवर इज द रीज़न, यहाँ पर अगर हमारे पास बैटरी आती है
तो हम उसकी सीधे जो बेसिस है कि भाई सेल की हेल्थ क्या है, अगर सेल की हेल्थ अच्छी होगी तो ही हमें आउटपुट सही मिलेगा। कि हेल्थ को बेटर रखने के लिए हमेशा हमारे जो हम सर्विस सेंटर में भी जाते हैं वहाँ पे वो कहते हैं आप हमेशा इसको 100% चार्ज करिए, फिर आप चलाइए और 20% से नीचे मत लाइए, उसके पहले ही आप शुरू कर दीजिए चार्जिंग। तो ये हमें बताया जाता है, हम भी यही फॉलो करते हैं और हमारे व्यूअर्स जितने भी हैं वो ईवी के यही यूज़ करते हैं। तो ये सही है सर आपके हिसाब से? देखिए मेरे हिसाब से या जो साइंस कहती है, क्योंकि इसमें तो सेल की केमिस्ट्री और सेल की चार्जिंग डिस्चार्जिंग एक साइंस है। तो जो साइंस कहती है कि सेल को अगर हर बार आप फुल चार्ज करेंगे और ऐसा आप रोज रोज करते रहेंगे, तो सेल की जो इंटरनल केमिस्ट्री है और जो उसके अंदर में जो रिएक्शंस चल रहे हैं उन पे असर पड़ता है। तो जो इंटरनेशनल गाइडलाइन है वो ये कहती है कि आपको फुल चार्ज भी नहीं करना, आप अच्छा हो 80% से 20% को आइडियल माना जाता है। और कोई अगर ऐसा करता है तो वो ड्रामेटिक उसके इम्प्रूवमेंट आएगा सेल की लाइफ पर, बट फिर भी 90% से ऊपर तो नहीं जाना चाहिए। और आपके आगे वाले क्वेश्चन में मैं आंसर करूंगा कि जो कार के कंज्यूमर्स हैं उनको कब 100% करना है, उसका एक रीज़न है। उस जब वो हमें टारगेट हासिल करना है तब आप करिए, बट अदरवाइज अगर आप शैलो आप पूरा फुल चार्ज भी नहीं कर रहे और शैलो डिस्चार्ज कर रहे हैं, फुल डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं, तो यही बैटरियां आपकी कई बार 10-15 साल भी चल सकती हैं। ये हमारा भी अनुभव रहा है। तो इसके बारे में और गहराई में हम बात कर सकते हैं। मतलब कि स्लो चार्जिंग भी हमें 90% तक ही करनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम। देखिए क्या है कि फुल चार्जिंग करने का रीज़न एक ही होता है कि जो मॉडर्न गाड़ियों में जो BMS लगा होता है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, क्योंकि हम बैटरी को किसी भी SOC से चार्ज करना शुरू कर देते हैं, फिर हम उसको ड्रॉप कर देंगे कि भैया उतना चार्ज हो गया मैं करता हूँ। तो इससे जो BMS है उसके अंदर में कैलिब्रेशन आउट हो जाता है। मतलब BMS को डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं होता कि अब ये वोल्टेज है तो ये मेरा परसेंटेज है। तो अगर वो लगातार होता रहेगा तो अगर ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आपकी गाड़ी आधी चार्ज हुई पर जो स्टेट ऑफ चार्ज है वो 100 दिखा रहा है, तो ऑटोमेटिकली गाड़ी चार्ज लेना बंद कर देगी। कस्टमर को ये प्रॉब्लम आएगी कि बैटरी चार्ज नहीं हो रही। तो उसका रीज़न ये कि उसका कैलिब्रेशन आउट हो गया है। तो उसमें उस पर्पज से आपको टाइम टू टाइम फुल चार्ज करते रहना है। जैसे आप उसको फुल चार्ज करेंगे BMS को पता लग जाएगा अच्छा अब मुझे 100% कैलिब्रेशन हो गया है, तो उसके बाद में फिर आपका वो चालू हो जाएगा। पर रोज फुल चार्जिंग करना अवॉइड करना चाहिए। जो EV यूजर्स हैं उनको अपनी गाड़ी का ऑप्टिमम कैसे उनका वो निकला आउटपुट, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए एक तो चार्जिंग के बारे में तो हम बात कर चुके हैं, कुछ चीज़ें और है जो हम कर सकते हैं। ऑल्दो वाटर लॉगिंग है कहीं पर, अगर ज़्यादा वाटर लॉगिंग है तो जैसे आप अपना कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पानी में नहीं डुबाना चाहेंगे, वैसे ही आपको अवॉइड करना चाहिए कि वाटर लॉग कंडीशन में आप गाड़ी को ना लेके जाएं, अवॉइड करें। और अगर लेके गए हैं और बैटरी के ऊपर में आपको लगा है कि बैटरी सबमर्ज हो गई है, तो उसको अगले दिन आप तुरंत सर्विस सेंटर लेके जाएं और प्रोएक्टिवली चेक करवाएं कि इसमें पानी तो नहीं चला गया है। क्योंकि अगर पानी उसमें चला गया और आपको बाद में बैटरी फेलियर के बाद आपको पता लगता है, तो वो बैटरी आउट ऑफ वारंटी हो जाएगी और जो चलाने वाले उनका काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। उनको नई बैटरी लगानी पड़ सकती है। तो एक तो वाटर लॉगिंग के एरिया में ना जाए, और अगर वाटर लॉग वाले एरिया से निकल गए हैं, मजबूरी में इमरजेंसी है, तो अगले दिन आप तुरंत उसको चेक करवाएं। अगर ऐसा हम करते हैं तो 99% पॉसिबिलिटी है कि बैटरी उसी वक्त सॉल्व हो जाएगी और सही हो जाएगी। और हम लोग अगर उसको वेट करते हैं 15-20 दिन के बाद ले जाते हैं, बैटरी खत्म डाई हो जाती है, तो फिर हमें बदलने का ही ऑप्शन आता है। तो एक चीज़ ये पानी वाली चीज़ का है। प्लस एक और हम कर सकते हैं, जहाँ तक पॉसिबल हो हम गाड़ी को शेडेड एरिया में रखें। स्पेशली विंटर्स में तो सॉरी समर्स में इसको शेडेड एरिया में रखें। और जब आप गाड़ी को कहीं से ड्राइव करके आ रहे हैं तो एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप थोड़ी देर वेट कर लें, आप उसको तुरंत चार्ज पे ना लगाएं अनलेस की कोई इमरजेंसी है आपकी। तो आप इसको हम लोग जो काफ़ी बार कस्टमर को सिंप्लीफाई करके बताते हैं कि ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन व्हील्स है। ये दिखने में गाड़ी है पर ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, काफ़ी सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक है। समझ वैसे मतलब ह्यूमन जैसे ही है सर। जैसे हम बाहर से आते हैं गर्मी से, तो पहले हमको हमारे जो घर वाले हैं कहते हैं कि आराम कर लो, पंखे के नीचे बैठ लो, फिर थोड़ी देर बाद पानी पीना।
चार्ज अपने आप को करने के लिए, वैसे ही सर इसमें भी। ये आपने बड़ा अच्छा ये एंगल दिया है, अब शायद मैं इसको भी लोगों को समझाने में यूज कर सकता हूँ। राइट। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे, इन्होंने अच्छी तरीके से बताया है कि ये तो ये चार्जिंग वाला जो है तुरंत चार्ज ना करे, क्योंकि गाड़ी जब चल के आती है तो सेल अंदर से एक डिफरेंट स्टेट में होते हैं, वो सब डिस्चार्ज स्टेट में होते हैं। अगर आप थोड़ा रुक के चार्ज करेंगे तो, क्योंकि सेल के अंदर एक रासायनिक रिएक्शन चल रहा है पूरे टाइम, तो आपने अभी डिस्चार्जिंग स्टेट से आई हैं, तो आप रुक के उसको थोड़ा सेटल डाउन हो जाने दीजिए। अगर मैं बिल्कुल सीधी भाषा में बात करूँ, सरल भाषा में, और उसको फिर से आप कुछ समय के बाद चार्ज करें तो आपकी बैटरी के अंदर जो सेल है वो थोड़े से ठंडे भी हो जाएंगे और बैटरी अच्छी तरीके से चार्ज होगी। ये भी बैटरी की लाइफ को लंबा करने के लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ओके, तो अभी मैं ओला के शोरूम पे गया तो वहाँ पे ओला के जो स्कूटर्स हैं वो वहाँ पे अंबार लगा था सर्विस के लिए। तो सर इतना ओला का मतलब इतना वो है, मतलब सर्विस में इतना गाड़ियाँ वापस आ रही हैं, तो क्या सर उसका आपका क्या कहना चाहते हैं? देखिए इसमें अगर हम फंडामेंटल लेवल पर बात करें, अगर हम कोई गाड़ी बना रहे हैं तो उसमें सर्विसेबिलिटी का एंगल हमेशा होना चाहिए कि डिज़ाइन फॉर सर्विस। अगर आप कोई ऐसी मशीन बना रहे हो जो बाद में सर्विस करने में मुश्किल आए और वो बिल्कुल स्पेशलाइज तरीके से ही सर्विस हो सकती है, या आपने कुछ ऐसे उसमें सॉफ्टवेयर या एक्स्ट्रा गैजेट्स लगा दिए हैं जिनसे गाड़ी की रिलायबिलिटी कम हो रही है, इम्प्रूव नहीं हो रही है, तो उन चीज़ों के कारण जो है सर्विस स्टेशन की कैपेसिटी भी कम है, ट्रेन मैन पावर की कमी है। राइट। तो चीज़ें हैं, हमने ओला पर कुछ काम किया है, उसकी बैटरीज वगैरह हमने कुछ रिव्यू की हैं। ओके, हमारे पास फीडबैक है, अगर कभी हमें मौका मिलेगा तो हम ओला की टीम के साथ डिस्कस करेंगे। थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है तो, बट हम यही कहना चाहेंगे कि सर्विस के हिसाब से अगर आप कोई भी गाड़ी लॉन्च कर रहे हैं तो सर्विस का पहलू हमेशा रखिए, और अगर आप सर्विस के बारे में ध्यान नहीं देंगे और कस्टमर्स को भी सचेत होना चाहिए कि जब वो गाड़ी खरीद रहे हैं तो वो जरूर क्वेश्चन करें या पता करें कि इनकी सर्विसिंग पॉसिबल है कि नहीं है। राइट। क्योंकि लेने के बाद गाड़ी में कुछ ना कुछ सर्विसिंग आती है, और अगर आप सर्विस स्टेशन ही नहीं है या लोग नहीं है तो ऐसी गाड़ियां लेने से आप बचें। क्योंकि सर ओला में तो क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर भी अपडेट होता रहता है, उस टाइम जो पुरानी गाड़ियों का भी सब सॉफ्टवेयर जो नया आता है वो अपडेट होता है, उसमें भी कस्टमर्स को बहुत परेशानी आती है। अब ये वही वाली बात हो गई कि चीज़ों को हम कॉम्प्लिकेट करते जा रहे हैं। अगर उसके अंदर में बेसिक फंक्शन स्कूटर का होता है कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी लेके जाए, तो अननेसेसरी अगर हमने अपडेट्स किए उसके अंदर में और बिल्कुल ही सॉफ्टवेयर के ऊपर में गाड़ी को अलाइन कर दिया, तो कई बार गाड़ी केवल सॉफ्टवेयर खराब होने के कारण फेल हो जाती है। और सर्विस स्टेशन के पास अगर वो सॉफ्टवेयर नहीं है या टूल्स नहीं है तो एक हेल्दी गाड़ी भी कुछ ही दिनों में वो खराब हो जाती है और कुछ महीनों में वो कबाड़ में कन्वर्ट हो जाती है। तो थोड़ा सा ये अगर हम ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। सर मुझे विश्वास है कि आज यंती इनोवेटिव इलेक्ट्रोमोटिव के बारे में जान के हमारे व्यूवर्स को बहुत जानकारी मिली होगी बैटरी में, और बैटरी से रिलेटेड उनकी जो भी प्रॉब्लम होंगी वो सॉल्व होंगी। तो इसके अगले पार्ट 2 में सर हम आपसे फिर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आप हमें बताइए आपको कमेंट्स में कि हमारी वीडियो कैसी लगी। हमारी वीडियो को लाइक शेयर हाइप करिए, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय।